नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। इस समय जो संसद का सत्र चल रहा है उसके बीच से कई खबरें आ रही हैं। सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि संसदीय समिति ने आयकर विभाग पर देखिए क्या है नाराजगी जताई है। संसदीय समिति है उसने दोबारा जोर देकर कहा कि इस डेटा को अलग करने के लिए एक विस्तृत जो है कार्य योजना, समय सीमा और चरणबद्ध जो लक्ष्य है वो तय किए जाए। तो बड़ा ये जटिल मुद्दा है जहां तक मैं समझ पाया इस खबर को। तो इसी खबर को बहुत ही आसान भाषा में समझाने के लिए हमने एक टैक्स एक्सपर्ट को पकड़ा। जाने माने नाम है सुनील गर्ग साहब। तो सुनील गर्ग साहब, आपका बहुत स्वागत है मनी 9 के इस प्लेटफॉर्म पर। एसएसए लीगल से आप बिलोंग करते हैं। ओवर टू यू सर। नमस्कार। सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि सर ये पूरा मामला है क्या, क्योंकि ये मामला और जो मसला जो है दोनों बहुत जटिल है सर। तो ओवर टू यू सर। थैंक यू विशाल जी। सबसे पहले तो ये समझिए कि 2-3 बड़ी घटनाएं हुई हैं पिछले 5 या 10 साल में कहूँ, प्रैक्टिकली 5 साल में कहूँ। जो मोदी जी का सेकंड टर्नओवर जो था, अभी थर्ड टर्नओवर जो शुरू हुआ है। पहली घटना तो क्या हुई कि आपको पता होगा, क्योंकि ये जो इशू है ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसकी थोड़ी बैकग्राउंड समझते हैं पहले कि हुआ क्या है। प्लीज सर। आपको पता होगा जो भी डेवलपिंग नेशंस होते हैं उसमें इनडायरेक्ट टैक्स की कलेक्शन ज़्यादा होती है, डायरेक्ट टैक्स की कम होती है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब जीएसटी या वैट जो हम कहते हैं, और डायरेक्ट टैक्स का मतलब इनकम टैक्स से होता है। लेकिन भारत में पिछले दिनों डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन से बढ़ गई। जी। तो इसका मतलब है कि हम डेवलपिंग से डेवलप्ड नेशन की तरफ की जर्नी को हम ग्रो कर रहे हैं। अब डायरेक्ट टैक्स में भी 2 कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट होता है कॉर्पोरेट टैक्स जिसे हम कहते हैं, जो बिजनेस इनकम से रिलेटेड होता है, और दूसरा था पर्सनल इनकम टैक्स। तो पिछली बार जो डाटा आया 23-24 का, उसमें बड़ा सरप्राइजिंग एक फैक्टर आया, और सरप्राइजिंग फैक्टर ये था कि पर्सनल इनकम टैक्स वाज मोर देन द कॉर्पोरेट टैक्स। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। अगर पर्सनल इनकम टैक्स पीआईटी इज मोर देन द कॉर्पोरेट टैक्स सीआईटी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लोगों की इंडिविजुअल इनकम बढ़ रही है, तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है। और ये एक पैमाना होता है नापने का कि जब लोगों की पर्सनल इनकम बढ़ती है, हम यही तो कहते हैं पर कैपिटा इनकम कितनी है किसी भी देश का पैमाना यही तो है कि वहां पे अमीरी है गरीबी है, तो पर कैपिटा इनकम कितनी है। तो जब पर्सनल इनकम टैक्स की कलेक्शन कॉर्पोरेट टैक्स से ज्यादा आई तो लोगों के कान खड़े हो गए, तो उसके बहुत सारे मायने निकाले गए। इसका मतलब है कि लोगों के हाथ में पैसा है और लोग स्पेंडिंग कर रहे हैं। और चूंकि जीडीपी का फार्मूला भी और जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है उसी डाटा के बेस पे बनाती है। लेकिन जब इसको बारीकी से अध्ययन किया गया पार्लियामेंट कमेटी के जरिए, तो उसमें एक एनोमली नजर आई उनको। क्या एनोमली नजर आई? हमारे यहाँ पर क्या होता है कि जो इंडिविजुअल टैक्स भी बढ़ता है, जैसे प्रोप्राइटरशिप फर्म है, और हमारे यहाँ बहुत सारा जो बिजनेस होता है ना, वो प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप के माध्यम से होता है। अब जब प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं तो वो पीआईटी में जाती है, पर्सनल इनकम टैक्स में। उसका कारण क्या है विशाल, कि हमारे यहाँ पर प्रोप्राइटरशिप नाम से कोई स्टेटस नहीं है इनकम टैक्स एक्ट में। प्रोप्राइटर की इनकम इंडिविजुअल के हाथ में चली जाती है, ऐसे पार्टनर को जो इनकम मिलती है फर्म से वो भी इंडिविजुअल टैक्स में चली जाती है। तो ऐसी जब एनोमली पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ने देखी तो उन्होंने एक सुझाव दिया सरकार को और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि देखिए आपका जो डाटा है ये मिसलीडिंग हो गया है इस चक्कर में। तो आप क्या कीजिए, आप पर्सनल इनकम टैक्स अलग कीजिए, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स अलग कीजिए, और पर्सनल इनकम टैक्स में से जो बिजनेस का कंपोनेंट है इंडिविजुअल में से उसको कॉर्पोरेट में डाल दीजिए। अब इसका मतलब है इंडिविजुअल टैक्स में क्या होना चाहिए, सैलरी से इनकम होनी चाहिए, जो सैलरीड एम्प्लॉइज है, आपकी रेंट की इनकम है वो होनी चाहिए, आपका डिविडेंड से इनकम है वो होनी चाहिए, आपकी ब्याज से इनकम है वो होनी चाहिए। यानी सीआईटी और पीआईटी अलग कीजिए ताकि सही पिक्चर नजर आए। ओके, ओके, ओके। आप सर समझना चाहेंगे आपसे कि इस जो न्यूज का जो सेंस है उसको एकदम आसान भाषा में और डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो सर सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि जो सरकार की जो संसदीय समिति है वो क्या चाहती है, वो आप समझाने की कोशिश करें सर फिर। सरकार की संसदीय समिति ने ये चाहा है कि जब आप ये डाटा देते हैं कि पर्सनल इनकम टैक्स कॉर्पोरेट से बढ़ गया, तो इसका मतलब है कि मिसलीडिंग डाटा हो जाता है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि इतने लोग गरीबी रेखा में है या उज्ज्वला का ये फायदा ले रहे हैं, और एक तरफ हम कहते हैं कि पीआईटी ज्यादा है कॉर्पोरेट टैक्स से, तो वो डाटा मिसलीडिंग है। इसलिए उन्होंने कहा है कि जो बिजनेस का कंपोनेंट है, यानी जो लोग एमएसएमई में काम कर रहे हैं, स्मॉल बिजनेसमैन है, या जो प्रिजम्पटिव स्कीम में जा रहे हैं, वो सारा का सारा उठा के आप बिजनेस इनकम में डाल दीजिए, सीआईटी में डाल दीजिए। और उससे क्या होगा कि हमको पता चल जाएगा कि बिजनेस की इनकम कितनी है और इंडिविजुअल की इनकम कितनी है, और उससे हमको जो पॉलिसी बनाती है सरकार, वेलफेयर स्कीम बनाती है, उसमें हमको फायदा मिलेगा। ये ऐसा उन्होंने एक इंस्ट्रक्शन दी है, आग्रह तो मैं नहीं कहूंगा,
आगरा सर नहीं, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी है सीबीडीटी को कि आप ऐसा कीजिए। हाँ, सीबीडीटी ने अपनी कुछ मजबूरियां उनको बताई हैं, एक जी उन्होंने टाइमलाइन भी दिया है, तो उसको जी देखते आगे कैसे फॉलो करता है। जी। और सर अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या चाहता है ये हम समझना चाहेंगे आपसे, सीबीडीटी जैसा आपने कहा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना यह है कि उसके लिए हमको पूरे के पूरे सिस्टम को ओवरहॉल करना पड़ेगा। उसको ओके। समझने के लिए विशाल हमको समझना पड़ेगा कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने का तरीका क्या है हमारे यहाँ पर। जी। इस आपको पता आर्टिकल में होगा, सर ये भी लिखा हुआ था कि उन्होंने कहा कि हम मैं तमाम जितने भी टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए मैंने बहुत ही अच्छी तरह से आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3 करके मैंने बहुत सारी चीजें लाई हैं, तो उस जरिए भी काम हो सकता है। तो ये वाला मामला भी हम आपसे समझना चाहेंगे सर। बस पेच यहीं पर फंसा हुआ है, जो भी आपने बात कही है, यही सर पेच है इसमें पूरे के पूरे मामले में। जो उस पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने कहा, तो सीबीडी ने जवाब दिया है उसका, जो कि न्यूज न्यूज में है, जो पब्लिक डोमेन में आया है। जी सीबीडी कहती है कि हम लोग 6-7 तरह के आईटीआर फॉर्म है। 7वां नंबर जो आईटीआर 7 तो चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए, बाकी 6 इंडिविजुअल और बिजनेस के लिए। देखिए, आईटीआर 1 और 2 ये प्योरली नॉन बिजनेस इनकम के लिए है। आईटीआर 1 और आईटीआर 2 सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए है, जैसे हमको पता है, हम हर बार डिस्कस करते हैं। आईटीआर 1 में 50 लाख से कम सैलरी वाले होते हैं, और आईटीआर 2 में 50 लाख से ऊपर सैलरी वाले होते हैं, या जिनकी खाली ब्याज से इनकम है, यानी कोई बिजनेस इनकम नहीं है, तो आईटीआर 2 भरा जाता है। अब दिक्कत है आईटीआर 3, आईटीआर 4, आईटीआर 5 में। आईटीआर 6 है कॉर्पोरेट के लिए, वो प्योर बिजनेस इनकम है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आईटीआर 3 है, वो एक कॉमन फॉर्म है। आईटीआर 3 में क्या होता है कि आपकी बिजनेस इनकम भी होती है, आपकी सैलरी की इनकम भी होती है, आपकी बाकी इनकम भी होती है। तो जो गड़बड़ हो जाती है वो आईटीआर 3 और आईटीआर 4 में हो जाती है। आईटीआर 4 में भी प्रिजम्पटिव स्कीम, जैसे हमें पता है कि अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक है, तो आप 6% तक का टैक्स दे दीजिए और आराम से आप सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जी या आप कोई प्रोफेशनल है तो 75 लाख तक 50% दिखाइए। आपके पास ट्रक से इनकम है तो आप 10 ट्रक से कम ओनर है तो आप प्रिजम्पटिव स्कीम में चले जाइए। वो आईटीआर फॉर्म जो फॉर्म है उसको हम कहते हैं। और आईटीआर 3 क्या है, वो बिजनेस इनकम और प्लस दूसरी इनकम दोनों को मिक्स कर देता है। अब हमारे यहाँ जो इनकम टैक्स का स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर, उसमें क्या है कि 5 हेड ऑफ इनकम है। 5 हेड ऑफ इनकम में सैलरी है, कैपिटल गेन है, बिजनेस है, अदर सोर्सेज है, और रेंटल इनकम है। लेकिन जी हमारे यहाँ ऐसा कोई हेड नहीं है कि हम बिजनेस को अलग करें और उसको अलग करें। एक सैलरीड एम्प्लॉई है, उसकी हो सकती है कि बिजनेस इनकम भी है। मान लीजिए आप काम करते हैं शेयर मार्केट में, डेरिवेटिव में काम करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन में काम करते हैं। आपको पता होगा कि फ्यूचर ऑप्शन जो इनकम आती है वो बिजनेस इनकम मानी जाती है हमेशा। या जी पार्टनरशिप में आप काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप से जो प्रॉफिट आता है, पार्टनरशिप में फर्म 30% टैक्स देती है और पार्टनर को फिर जो इनकम देती है वो एग्जम्प्ट हो जाती है। या पार्टनर को रेमुनेशन आता है मान लीजिए, तो उसको बिजनेस इनकम माना जाता है। यहाँ पे वो गड़बड़ झाला हो जाता है। उसको पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ने कहा है कि आप एक टास्क फोर्स बनाइए, और टास्क फोर्स बनाकर उन्होंने टाइमलाइन दिया है कि 3 महीने में कीजिए, 6 महीने में कीजिए, और कैसे आपको सेग्रेट करना है। ये अब जो गेंद है वो अब सीबीडीटी के पाले में है। जी जी। अब सर आपसे समझना चाहेंगे जो कंज्यूमर एंगल है इसका, वो क्या सर इस कदम से, या जो माना जा रहा है कि अगर ये बदलाव हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, सर इस पर, इससे जनता पर क्या असर पड़ेगा, आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये हम आपसे समझना चाहेंगे। देखिए विशाल, आज और कहते ही हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है एक वेलफेयर स्टेट चलाना, पब्लिक जी वेलफेयर सिस्टम। डेमोक्रेसी का मतलब ये है, कोई भी स्टेट एक पब्लिक वेलफेयर स्टेट होता है, वो अपने पब्लिक का वेलफेयर करना ही चाहता है, लेकिन उसके लिए उसका बजट एलोकेशन होनी चाहिए और पैसा होना चाहिए। और पिछले 10 सालों में जो ग्रोथ हुई है भारत में, और जिस हिसाब से एलोकेशंस बढ़े हैं, आपने देखो इतनी सारी स्कीम सरकार ने चलाई और उसको इम्प्लीमेंट कर रही है, अच्छी बात ही है। चाहे वो उज्ज्वला स्कीम है, चाहे वो फ्री राशन की स्कीम है, चाहे कैसी भी है। तो पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी कहना था कि जो डाटा आप देते हैं उससे ये मिसलीडिंग होता है, कि उससे लगता है कि लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो जो वेलफेयर स्कीम में रिकॉग्नाइज करने का जो तरीका है वो हम प्रॉपर उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। जो इनकम क्राइटेरिया से, जैसे बहुत सारी, आपको पता होगा, जैसे बहुत सारी स्कीम के लिए एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है कि 8 लाख रुपए तक की इनकम होनी चाहिए, तो 8 लाख से ओके ऊपर आप क्रीमी लेयर में आ जाते हैं, या इतनी इनकम से ऊपर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। तो उन्होंने कहा है कि ओबीसी में आप भी है सर, इंडिविजुअल इनकम क्रीमी को, लेयर नॉन क्रीमी लेयर वाला मामला है, ओबीसी वाले में हाँ, अगर रिजर्वेशन वाले में इसमें देखा भी जाए तो। इसीलिए उन्होंने कहा है कि आप बिजनेस इनकम को प्योरली बिजनेस इनकम मानिए, इंडिविजुअल इनकम को प्योरली इंडिविजुअल इनकम मानिए, और दोनों को सेग्रीगेट कर दीजिए, ताकि हमको उसको लिंक करने में और एलोकेशन, बजट एलोकेशन करने में आसानी हो सरकार।
जी, जी। तो आपने ठीक कहा सर कि ये डेटा तक ही सीमित नहीं, इसका और भी आयाम देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सर अब आपसे समझना चाहेंगे जिस आंकड़े से आपने शुरुआत की थी आज के इंटरव्यू की सर उसमें आपने कहा कि कॉर्पोरेट टैक्स का जो कलेक्शन है इस बार उसने सरपास कर चुका है पर्सनल इनकम टैक्स के मुकाबले। सर इसके पीछे आप क्या कारण देख रहे हैं? ये डेटा अगर कोई समझना चाहे हमारा व्यूअर जो है, बहुत ही आसान भाषा में ये डेटा क्या दर्शाना चाहता है? देखिए, इस डाटा के बहुत सारे मायने हैं, बहुत सारे मायने हैं विशाल। हाँ, एक मायना ये है कि अगर पर्सनल इनकम टैक्स की कलेक्शन ज़्यादा आ रही है तो इसके 2-3 आयाम नज़र आते हैं कि जो जी, हमारे यंग टेक्नोक्रेट्स हैं, हमारे जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, यंग इंजीनियर्स हैं, यंग डॉक्टर्स हैं, वो जो झंडा गाड़ रहे हैं और उनका उनकी इनकम भी बढ़ रही है। इसका मतलब उनको अच्छे पैकेजेस मिल रहे हैं, तभी तो जी। आपको पर्सनल इनकम टैक्स ज़्यादा आ रहा है। अच्छे अच्छा, पैकेजेस मिल रहे हैं, इसका मतलब कि दे आर मोर प्रोडक्टिव। और फिर वो डाटा हम कंपेयर करते हैं कि हमने कितनी कार बेची, कितने 5 स्टार होटल्स में लोगों ने खाना खाया, घरों की बिक्री कितने हुई। एयर ट्रैवल किए। तो ये सब अपर मिडिल क्लास या अपर इनकम ग्रुप के जो कंजम्पशंस हैं, वो कंजम्पशन का डाटा वहीं से आता है, यानी उनको मैच किया जाता है आपस में। कितने लोग विदेश गए बाहर, तो कितने की इनकम रिटर्न आप भर रहे हैं। कई बार आपको ध्यान होगा कि माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा था कि हमारे यहाँ पर 10 लाख से ऊपर इनकम रिटर्न करने वाले बहुत कम है, उससे ज़्यादा लोग तो विदेश घूमने चले जाते हैं, 2 करोड़ से ज़्यादा। हमारे पे इतनी जी, रिटर्न नहीं आती है कि 10 लाख से ऊपर इनकम जो दिखा रहे हो और लोग विदेश यात्रा कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं मिसमैच है, यानी जो जी, आप रिपोर्ट कर रहे हो अपनी इनकम और जो आप एक्चुअल में अर्न कर रहे हो उसका मिसमैच है। तो इसीलिए आजकल इनकम टैक्स ने बड़ा ड्राइव चला रखा है AIS से, AIS, TIS से, कि आप एक्चुअल इनकम रिपोर्ट करो। जहाँ तक हमारे मुद्दे की बात है, जो सरकार भी चाहती है, वो चाहती है कि इनकम की रिपोर्टिंग और हेडिंग इस तरह से आए ताकि हम उसको लिंक कर सकें कंजप्शन से। भाई, आप ये देखिए कि अगर कार ज़्यादा बिक रही है तो वो इनकम जी। कंपोनेंट भी तो कहीं से आना चाहिए ना। एग्ज़ैक्टली और सर। अगर वेलफेयर स्कीम चलानी है फॉर द लोअर क्लास या लोअर मिडिल क्लास, तो उसके लिए भी सरकार पर डाटा होना चाहिए। इसलिए वो सेग्रीगेशन बहुत जरूरी है कि हमारे पास में एक्चुअल पर कैपिटा इनकम का और इनकम टैक्स की कलेक्शन का और GST कलेक्शन का। और आजकल क्योंकि AI आ गया, तो AI के माध्यम से उसका एनालिसिस करना बड़ा आसान काम हो गया है। तो जी। सरकार एग्जैक्ट डाटा चाहती है, इसलिए उनका आग्रह है CBDT से कि आप अपने सिस्टम को ओवरऑल कीजिए और हमको डाटा इस तरह से सेग्रीगेट करके दीजिए। जी, अब एक लास्ट सवाल सुनिए सर मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ सर बजट में सरकार ने बहुत ही बड़ा ऐलान किया था, कहा कि 12 लाख तक अगर आपकी सैलरीड इनकम है या ब 12 लाख तक का आपकी कमाई है तो आपको टैक्स ज़ीरो देना पड़ेगा। अगर आप सैलरीड हैं तो 12,75,000 तक भी आ जाता हुआ वो लिखा था लिमिट। सर उसको इस कहानी में कैसे जोड़ कर देखा जाए जिस हिसाब से अगर कहा जा रहा है कि कॉर्पोरेट जो टैक्स का कलेक्शन है, उसको सरपास करते हुए देखा जा रहा है तो? देखिए, दोनों मुद्दे थोड़े अलग-अलग हैं। जब हम पहले बजट से पहले हम डिस्कस किया करते थे, तो हम यही कहते थे कि जो स्लैब्स हैं या जो टैक्स के रेट्स हैं इंडिविजुअल के, वो कहीं न कहीं ज़्यादा हैं। तो सैलरीड एम्प्लॉयी अपने आप को ये महसूस करता है कि भई मैं तो कोई प्लानिंग कर नहीं पाता, तो सारा टैक्स आप मेरे से कलेक्ट कर रहे हैं। और आपको पता होगा कि 9 साढ़े 9 करोड़ रिटर्न फाइल जो होती है, उसमें 5 साढ़े 5 करोड़ सैलरीड एम्प्लॉइज़ की ही फाइल होती है हमारे यहाँ पर। जी, तो एक रिलीफ मेजर दिया था कि 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। पर उसमें एक बात कैविएट है जो हम हमेशा कहते हैं अपने दर्शकों को, कि जैसे ही आप 12 लाख क्रॉस करेंगे, 12,75,000 क्रॉस करेंगे अगर सैलरीड एम्प्लॉई है, तो फिर पूरा टैक्स आपको देना पड़ेगा। क्योंकि बेसिक जो स्लैब है वो 4 लाख रुपए का ही है, 12 लाख का नहीं है। 12 जी, लाख पे टैक्स बनता है नई स्लैब में। 25-26 फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ, लोग कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि अभी रिटर्न जा रही है 24-25 की। वहां पर पुराना स्लैब ही है 3 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख वाला। वो 775 तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है 24-25 फाइनेंशियल ईयर के लिए। ये 12 लाख का जो मामला है, ये 25-26 फाइनेंशियल ईयर के लिए होगा। तो अब क्या हुआ कि 12 लाख रुपए के बाद में आपको टैक्स देना है। अगर आपकी टोटल 12 लाख ज्यादा है तो पूरा टैक्स आपको देना है। 12 लाख से कम है तो 60,000 रुपए टैक्स और वो आपको 87A की रिबेट मिल जाती है। पर सरकार का जो इसके पीछे जो मतलब मेन मोटिव था वो क्या था? सरकार चाहती थी कि हमारी जो इकोनॉमी है और जो आजकल आप देख रहे हैं अमेरिका के साथ में हमारा जो टैरिफ वॉर चल रहा ट्रेड है, हमने टर्म्स। शुरू नहीं किया, शुरू उन्होंने किया है। लेकिन मेरा दावा है कि इसमें हम जीत के नायक के तौर पर उभरेंगे और ये नजर भी आने लगा है। पर्पज क्या था? हमारी जो इकोनॉमी है ना, वो कंजप्शन बेस्ड इकोनॉमी है। हम कंजप्शन बेस्ड 140 करोड़ का देश, उसमें यंग डेमोग्राफी का देश और यंग भी क्वालिफाइड प्रोफेशनल का देश। तो सरकार जी, का पर्पज था कि आप पहले 12 लाख जो कमा रहा है वो टैक्स का आउटफ्लो ना करे, वो पहले कंजप्शन करे, अच्छे गाड़ियां ले, इन्वेस्टमेंट्स हुँ, करे। तो इन्वेस्टमेंट उसकी मर्जी है, जहां भी करे, गाड़ियां ले, ट्रैवल करे, टूरिज्म बढ़ाए,
घर अच्छी खरीदे। तो उसका पर्पज था कंजम्पशन को बढ़ाना, और सरकार मुझे लगता है उसमें कहीं ना कहीं कामयाब भी हो रही है। जो एक दूरदर्शी सोच थी माननीय वित्त मंत्री जी की, मुझे लगता है जो जीएसटी का डाटा उसके बाद में आ रहा है, अब 2 लाख करोड़ की एवरेज कलेक्शन आ रही है, तो एग्जैक्टली कहीं सर, ना इस वो बार का भी तीर डेटा जो बहुत अच्छा है सर। वो तीर जो है 1.96 सही लाख दिशाने करोड़। में पहुंच गया है। जी। और उसके बाद सरकार को था कि भी टैक्स का बोझ कम होगा तो अल्टीमेटली वो पैसा घूम के इकोनॉमी में आएगा, इकोनॉमी ग्रो करेगी तो जीएसटी कलेक्शन बढ़ जाएगी, यानी जितना वहां लॉस करेंगे और जीएसटी में हम बचा लेंगे एग्जैक्टली उसको। सर, तो मुझे एग्जैक्टली। लगता है कि वो पॉलिसी सही काम कर रही है। जी, आपका बहुत शुक्रिया सुनील गर्ग साहब, आपने कीमती समय निकाला और इस विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो इसी तरह देश, दुनिया और बिज़नेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9। थैंक यू सो मच सर।